चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पिछले कई संडे से रीजनिंग का क्लास देख रहे थे। आज से हम लोग थोड़ा सा मैथ के बारे में देखेंगे। मैथ का एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर कंपटीशन में पूछता है। नंबर सिस्टम का ही एक ये पार्ट होता है और वह है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। इसको शेषफल प्रमेय कहते हैं। पहले इसके बेसिक चीजों के बारे में जान जाए कि यह रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, शेषफल प्रमेय होता क्या है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन हो जिसमें नंबर सिस्टम और रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन ना उठाता हो, तो बारीकी से पढ़ना इसको। आप बचपन में भाग की क्रिया को पढ़ते थे ना। जैसे कहते थे, मान लो 5 से तुम्हें भाग करना है 21 में, तो क्या करते थे? 5 चौके 20, और ये जो एक बचता था उसी को क्या कहते थे? शेषफल कहते थे। इसको क्या कहते थे? शेषफल। इसको क्या कहते थे? भाजक। इसको क्या कहते थे? भागफल। और इसको कहते थे भाज्य। इसको क्या कहते थे? भाज्य। मतलब भागफल की जो प्रोसेस होता था, प्रक्रिया होती थी, उसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। 4 चीजों का ही ज्यादातर अध्ययन किया जाता था, भाजक का, भाज्य का, भागफल का और शेषफल का। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि इन चारों के बीच जो संबंध होता है या इन चारों के बीच संबंध स्थापित करने वाले प्रमेय को ही हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। यानी शेषफल प्रमेय के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इन्हीं चारों के बीच रिलेशन पढ़ते हैं। तो रिलेशन क्या था? आप पढ़ कर आए हैं कि जैसे यह भाज्य है 21, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? भागफल, भाजक पहले 5 गुणे 4 और धन जो शेष आया है वो हल करके देखो। 5 चौके 20 और कितना? 21। 21 बराबर 21 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल हो जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन कितना? शेषफल। बोलो, ये तो पढ़कर आया हो ना बचपन से ही कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। मतलब हम भाजक से भागफल में गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दें तो जो हमारा डिवाइडेंड था यानी भाज्य था वो हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस यही बेसिक कंसेप्ट लेकर हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो उसमें कई तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो हम पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1। इसमें जिस संख्या में कुछ करने के लिए कहा जाए तो हम शेषफल में भी वही कार्य करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कहेगा कि किसी संख्या में इस संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो उसी संख्या में इतने से भाग करने पे कितना शेष बचेगा।
तो जो काम वो संख्या के लिए कहेगा वही काम हम शेषफल के लिए करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, जल्दी वो समझ में ही नहीं आएगा। और जब शेषफल से उठाएंगे तो तुरंत वो सारा दो एक एक या 3-3 4-4 सेकेंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। मेन इसका फैक्ट ये है कि जिस संख्या की बात करेगा वो संख्या दी ही नहीं रहेगी, मतलब वहां क्वेश्चन में वो संख्या दिया ही नहीं रहेगा। सबसे दिक्कत है कि जिस कहेगा कि किसी संख्या में, अब वो संख्या नहीं देगा। किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 7 शेष आता है, उसी संख्या में 9 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, इस तरह का क्वेश्चन बना देगा। तो अब एक बात बताओ, तो संख्या दिया ही नहीं तो हम पता कैसे करेंगे? तो अगर वो संख्या नहीं दिया है तो शेषफल दिया होगा। और चूंकि ये रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है, तो शेषफल प्रमेय का तगड़ा उपयोग होगा ही होगा। तो इसका मतलब उस संख्या का प्रतिनिधित्व यहां जो करेगा वह उसका शेषफल करेगा। यानी अब हम वो काम संख्या से न कर किससे करेंगे? शेषफल से करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक ना तो इसको स्टेटमेंट को लिख लो, अभी जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलो चलते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन पे। आवाज नहीं देखो, तुम्हारे दिमाग में भले कुछ और चले, भले तुम पढ़ने आ रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये नहीं रहता कि तुम सब एक विद्यार्थी, एक छात्र हो या फिर एक छात्रा हो। तुम सब पढ़ने आते हो तो तुम्हारे दिमाग में है कि वो हमारे सर हैं और हम उनके छात्र हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये छात्र और छात्रा का शब्द आता ही नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि तुम किसी के घर का भविष्य हो। तुम छात्र और छात्रा मेरे लिए नहीं हो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम किसी के घर का भविष्य हो। और किसी ने अपने घर का भविष्य मुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब ये मेरे ऊपर एक दबाव ही है, मेरे ऊपर एक प्रेशर है कि मैं तुमको किस लेवल तक, कहां तक पहुंचा देता हूं। यानी उनके घर के भविष्य को मैं कहां तक पहुंचा देता हूं, ये मेरे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये इस लेवल का सोच रखता हूं। मैं कभी मानता ही नहीं कि तुम मेरे छात्र हो। मैं ये मानकर चलता हूं कि तुम किसी के घर के भविष्य हो। और मैं हर संभव प्रयत्न करता हूं, हर संभव प्रयत्न करता रहूंगा कि अगर किसी ने अपने घर का भविष्य मुझे मेरे हाथों में सौंपा है तो मैं उसको बेहतर से बेहतर दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूं। और केवल ना कि प्रेरित करूं, बल्कि उसको इतना चीजों से भर दूं, कॉन्फिडेंस से भर दूं, टैलेंट से भर दूं, ज्ञान से भर दूं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ और अच्छी जगहों पे तुम बिल्कुल यानी निश्चित रूप से पहुंच जाओ। ये मेरी सोच रहती है। और तुम लोग पढ़ने आ रहे हो और आकर बात कर रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो अगर पढ़ने आए हो तो ये भी तुम्हारे दिमाग में एक चीजें भी होनी चाहिए कि तुम किसी के घर के भविष्य हो। तुम खुद अपने आप में सोचो कि तुम किसी के घर के भविष्य हो, और तुम्हें खुद अब ये सोचना है कि तुम कहां तक पहुंचोगे। यानी जहां तक तुम पहुंचोगे वहीं तक तुम्हारे घर का भविष्य भी पहुंचेगा। आने वाला समय जो होगा वह तुम्हारे लिए कितना सुविधाजनक या कितना कष्टदायी रहता है, यह लगभग 4 साल, ये आने वाले 4 साल तुम्हारे पूरे जीवन काल के दौरान जो ये 4 साल तुम्हारा प्रभावित करेगा। ये 4 साल का सही सदुपयोग कर लो, पूरा जीवन आराम से कटेगा। और इन 4 सालों में अगर तुमने अपना समय बर्बाद कर लिया तो फिर आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई 4 सालों में कड़ी से कड़ी मेहनत करो और बेहतर स्थान पाओ। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना होगा? 7 होगा, 5 होगा, 9 होगा, या इनमें से कोई नहीं? अब इसका लॉजिक समझना क्वेश्चन को। कह रहा कि एक संख्या को 65 से विभाजित किया, संख्या नहीं मालूम है, एक संख्या है n, उसको 65 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है?
31 हमारा शेषफल प्राप्त हो जा रहा है। अब कह रहा है कि इसी संख्या में अगर 13 से विभाजित किया जाए, यानी 13 से भाग किया जाए, तो फिर कितना शेषफल बचेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि जो काम संख्या के लिए कहेगा हम वही काम किसके साथ करेंगे, शेषफल के साथ, क्योंकि वो संख्या तो वहां दिया नहीं है, वह संख्या यहां मिसिंग है, नहीं मालूम है संख्या, तो हम क्यों कैसे भाग कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ऊपर एक नियम बता दिया कि जो वह संख्या के साथ करने के लिए कहेगा वही काम हम किसके साथ करेंगे, रिमाइंडर के साथ करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। तो जब संख्या में 13 से विभाजित की जाती है, जब संख्या किससे विभाजित की जाती है, 13 से, तो अब हम संख्या ना विभाजित करके, चूंकि संख्या दिया नहीं है तो हम उसके शेषफल में ही हम 13 से भाग कर देंगे। तो 13 से भाग करेंगे 31 में ना, इसका शेषफल कितना दिया है 31, 31 में 13 से भाग कर दो, कितना से भाग करना है 13 से, तो 13 दूना 26, कितना बचेगा 5, यानी संख्या में अगर 13 से भाग करते तब भी 5 ही शेषफल आता, जितना कि शेषफल में हमने भाग किया, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, यानी जो काम संख्या के साथ करने के लिए कहेगा वो काम हम किसके साथ करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा 11, 8, 10 और इनमें से कोई नहीं। हल करके बताओ। 11, बाकी लोग हल कर रहे तो जल्दी हल करके बताओ। कितना रहा आंसर, 11 रहा सबका। देखते हैं इस क्वेश्चन को। करा जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, मेन हमारा यही है 9। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो जो उस संख्या के लिए कह रहा है वही हम शेषफल के साथ कर देंगे। तो 9 इसका वर्ग आ रहा है ना, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। वर्ग को किससे भाग करें, 14 से। ठीक है, कितने बार में ये होगा ना, 14 पचे 1 और 8 में से 7 निकल गया 1, यानी कितना शेष बच रहा है 11, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को यदि हम 8 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, या इनमें से कोई नहीं, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हल करके देखते हैं। किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 11। उसी संख्या के वर्ग को, यानी 11 का वर्ग करें हम, कितना होगा 121। 121 को किससे विभाजित करें, 8 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल होगा, 8 है का नाम 8, 4, 1, 8 पचे 40, यानी कितना शेष बच रहा है, यानी 1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। बड़ी फास्ट कर रहे हो यार। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्णांक n दिया गया है 6n + 3
स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल होगा, यानी वह संख्या जो है वह किस रूप में है, तो इस रूप में है 6n + 3 का होल स्क्वायर। तो इस संख्या को 9 से जब हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ये हल करके निकालना है। हल करो तो कोई कॉन्फिडेंस से बता पाएगा कि इसका कौन सा आंसर आएगा और क्यों, कैसे आएगा? चार आ गया। इसके 3 मिनट में 3 आंसर आया है। एक बार 1 आया था, उसके बाद 0 आया, उसके बाद 4 आया, हालांकि 4 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। अभी 20 मिनट छोड़ दे तो हमको लगता है कम से कम 150-200 आंसर आ जाएगा उसका। देखो क्वेश्चन का लॉजिक हम समझते हैं। कह रहे यदि पूर्णांक n दिया गया है, ध्यान से समझना, कह रहा है यदि पूर्णांक क्या दिया गया है, n दिया गया है, तो पूर्णांक का मतलब n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, यानी क्या n का वैल्यू एक कंप्लीट नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, बटा में नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता। यही पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो अगर हम n का मान यहां कुछ भी रखें तो हम 1 से शुरुआत करें तो 1 रखेंगे तो 6 एकम 7 कौन किसका हो रहा है भाई? तुम पहले 6 का पहाड़ा याद करके आओ कल। 6 एकम 7 इसका पहाड़ा है, 6 दूना 9 हो जाएगा। फिर इस हिसाब से यहां 1 रखेंगे, n के जगह पर कितना रखें, तो 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 3 9, 9 में अब 9 का स्क्वायर है तो 9 गुणे 9 करेंगे, और किससे भाग करेंगे, 9 से, तो पूरी तरह से कट जाएगा ना। तो जब पूरी तरह से कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, यानी 1 के लिए सही है। 2 रखकर देखें, ये 6 दूना 12 3 15, 15 का वर्ग करेंगे 225, 225 भी 9 से कट जाएगा। 3 रखकर देखें, 36 18, 18 23 54, 54 का वर्ग करोगे वो भी 9 से कट जाएगा। यानी हम यहां n का मान कुछ भी रखेंगे, लेकिन पूर्णांक n का मान कुछ भी पूर्णांक अगर रखें तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से, और जब 9 से पूरी तरह से कट जाएगी तो शेषफल कितना होगा, जब पूरी कट जाता है तो शेषफल कहां बचता है, शेषफल 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी सही होगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा, 4, इधर 2, हल करके बताओ कॉन्फिडेंस से। जल्दी हल करो। कितना है आंसर? अमन कुछ बदला आंसर की वही है, 4 ही रहेगा। ठीक, देखते हैं। कह रहे यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आ रहा है, 2। यदि 7n यह संख्या थी, हमने कहा जो काम संख्या के साथ करेंगे वही काम कर देंगे किसके साथ, शेषफल के साथ। तो यहां 7n को कह रहा है 5 से विभाजित किया जाए
तो यहाँ n के जगह पर क्या रख देंगे, तो 7 गुणे 2, 7 गुना कितना 14, 14 में कितना से भाग करना है 5 से, तो कितना 5 गुना 10, कितना बचा, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचा 4, ये आंसर होगा। ये समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n स्क्वायर प्लस 17 को 12 से विभाजित किया जाए तो इसमें से शेषफल क्या होगा, हल करके बताओ। इनमें से कोई नहीं, बाकी लोग करें तो चलो हल करके देखते हैं। तुम्हारा मन कितना रहा है 3, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, यानी हम सीधे सीधे यहाँ n के जगह पर क्या रखते हैं 5 वर्ग धन 17, तो 8, 5 का वर्ग करेंगे कितना 25 धन 17, 25 8 कितना 200 धन 17, यानी यह हो जाएगा 217। अब कर रहा है इसमें 12 से विभाजित कर दें, 217 में 12 से, 12 एक नाम 12, 11 में से 2 निकल गया कितना 9, यही होगा ना 7, 12 बटे 96, कितना शेष होगा 1, एक इनमें ऑप्शन है इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा। समझ में आया। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे अगले दिन कुछ अलग देखा जाएगा। ओके, गुड नाइट।